जावा एक ऐसा नाम जो दशकों से प्रोग्रामिंग की दुनिया में छाया हुआ है। मतलब एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर का राजा। लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में तो जो पुराना है वो अक्सर बेकार मान लिया जाता है। तो सवाल ये है कि क्या जावा आज भी उतना ही रेलेवेंट है? हाँ, एक जमाना था जब जावा का मतलब था बड़ा, धीमा और कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल। लेकिन आज हम जिन सोर्सेस पर नजर डाल रहे हैं वो एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। हमारे पास द जावा होराइजन इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड इनोवेशंस जैसा एक डिटेल्ड पेपर है। और असाइनमेंट ऑन क्लिक की एक कॉर्पोरेट प्रोफाइल भी है। हाँ, और ये सब इशारा कर रहे हैं कि वो पुराना भारी भरकम जावा अब बदल रहा है। ये एक ऐसे फाइटर की तरह है जो क्लाउड की दुनिया के लिए खुद को लीन, फास्ट और स्मार्ट बना रहा है। तो आज का हमारा मिशन है जावा के इसी ट्रांसफॉर्मेशन को समझना। ये सिर्फ कुछ नए फीचर्स की बात नहीं है, ये एक पूरी लड़ाई है रेलेवेंस की। सही बात है। चलिए इस टॉपिक में थोड़ा और डीप चलते हैं और देखते हैं कि जावा का भविष्य कैसा दिखता है। तो शुरू से शुरू करते हैं। 90s के दशक में जब जावा आया तो उसका नारा था, एक बार लिखो कहीं भी चलाओ, राइट वंस रन एनीवेयर। और ये उस समय के लिए गेम चेंजर था, है ना? बिल्कुल, वो एक क्रांतिकारी आइडिया था। मतलब उस समय आपको हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग कोड लिखना पड़ता था। जावा ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। लेकिन जो चीज उसे आज तक जिंदा रखे हुए है वो ये है कि वो उस सफलता पर रुका नहीं रहा। अच्छा। अगर वो वहीं रहता तो आज शायद एक भूली बिसरी भाषा होता। जावा 8 में आए लैम्डा एक्सप्रेशंस और स्ट्रीम्स एपीआई जैसे बदलावों ने तो कोड लिखने का तरीका ही बदल दिया। मतलब कोड छोटा, साफ और ज्यादा पावरफुल हो गया। एग्जैक्टली। सही बात है। मतलब जावा ने समय के साथ खुद को अपडेट किया। लेकिन हमारे सोर्सेज बताते हैं कि हाल के कुछ सालों में जो बदलाव आए हैं वो सिर्फ अपडेट नहीं है, वो एक पूरी तरह से नई दिशा है। हाँ। और इसकी शुरुआत होती है एक शब्द से, क्लाउड नेटिव। आज जब हर कोई क्लाउड की बात कर रहा है तो जावा इस नई दुनिया में कैसे फिट हो रहा है? यहीं पे कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है। क्लाउड ने सब कुछ बदल दिया। पहले आप एक बड़ा सा मोनोलिथ एप्लीकेशन बनाते थे और एक बड़े सर्वर पर डाल देते थे। अब दुनिया माइक्रो सर्विसेज की है, यानी छोटे छोटे इंडिपेंडेंट सर्विसेज जो मिलकर एक बड़ा एप्लीकेशन बनाते हैं। और जावा इस बदलाव को बहुत अच्छे से अपना रहा है। कैसे? मतलब कौन से टूल्स मदद कर रहे हैं? जैसे स्प्रिंग बूट और माइक्रो प्रोफाइल जैसे फ्रेमवर्क्स। इनकी मदद से डेवलपर्स बहुत तेजी से ये छोटी छोटी हल्की सर्विसेज बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब जावा का इस्तेमाल बड़े भारी भरकम एप्लीकेशंस के लिए नहीं, बल्कि इन छोटे तेज पीसेस के लिए हो रहा है। एग्जैक्टली। और इस कहानी का दूसरा हिस्सा है कंटेनराइजेशन, डॉकर और कुबरनेटिस। अच्छा। आप अपनी जावा सर्विस को एक छोटे से कंटेनर में पैक करके कहीं भी किसी भी क्लाउड पर चला सकते हैं। ये आपको गजब की फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी देता है। तो जावा अब सिर्फ कोड नहीं है, बल्कि इस पूरे क्लाउड इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा बन गया है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। ये एफिशिएंसी और हल्केपन की बात तो बहुत दिलचस्प है। और हमारे सोर्सेज बताते हैं कि सिर्फ फ्रेमवर्क्स ही नहीं, बल्कि जावा के कोर में भी इसी दिशा में काम हो रहा है। जी। यहीं पर प्रोजेक्ट लूम का जिक्र आता है, जिसके बारे में काफी उत्साह है। ये क्या चीज है? प्रोजेक्ट लूम जावा के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। ये कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग यानी एक साथ हजारों काम करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से बदलने वाला है। ओके। इसे आसान भाषा में समझें, अभी तक जावा में जब भी आपको कोई काम पैरेलल में करना होता था तो आप एक थ्रेड बनाते थे। हाँ, थ्रेड। ये थ्रेड ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पर मैनेज होता है और काफी भारी होता है। आप कुछ हजार से ज्यादा थ्रेड्स नहीं बना सकते, वरना आपका सिस्टम घुटने टेक देगा। अच्छा, तो ये एक तरह की लिमिटेशन थी। हाँ, एक बहुत बड़ी लिमिटेशन। प्रोजेक्ट लूम फाइबर्स नाम की एक चीज लाता है जिन्हें वर्चुअल थ्रेड्स भी कहते हैं। वर्चुअल थ्रेड्स? जी, ये बहुत बहुत हल्के होते हैं क्योंकि इन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बल्कि जावा का रन टाइम खुद मैनेज करता है। और इसका नतीजा जहां आप पहले कुछ हजार थ्रेड्स बना पाते थे, अब आप लाखों फाइबर्स बना सकते हैं, वो भी बिना किसी खास ओवरहेड के। लाखों? ये तो सुनने में ही कमाल लगता है। लेकिन एक आम डेवलपर के लिए इसका क्या मतलब है? क्या उसे अपना कोड लिखने का तरीका बदलना पड़ेगा? यही तो इसकी सबसे खूबसूरत बात है। डेवलपर को ज्यादा कुछ नहीं बदलना है। कोड लगभग वैसा ही दिखता है, लेकिन परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। अच्छा। वो थ्रेड पूल्स और कॉल बैक्स की जो सारी जटिलता थी वो काफी हद तक खत्म हो जाती है। आप सीधा साधा कोड लिखते हैं और जावा उसे पर्दे के पीछे लाखों टास्क के लिए स्केल कर देता है। वाह।
ये डेवलपर्स की प्रोडक्टिविटी और एप्लीकेशंस की परफॉर्मेंस दोनों को एक साथ बूस्ट करने वाला है। ये जावा को गो और रस्ट जैसी मॉडर्न लैंग्वेजेस की बराबरी में खड़ा कर देता है। तो जावा अपनी एक पुरानी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल रहा है। एफिशिएंसी की इसी दौड़ में एक और नाम बहुत सुनाई दे रहा है, ग्राल वीएम। हाँ, ग्राल वीएम। इसे पॉलीग्लॉट वर्चुअल मशीन कहा जा रहा है। ये शब्द सुनने में तो काफी भारी है। हाँ, बिल्कुल। पॉलीग्लॉट का सीधा मतलब है कई भाषाएं बोलने वाला, और ग्राल वीएम सच में यही करता है। ये एक ऐसा कमाल का रन टाइम है जो सिर्फ जावा ही नहीं बल्कि जावास्क्रिप्ट, पाइथन, रूबी, आर जैसी कई और भाषाओं में लिखे कोड को भी एक साथ एक ही एप्लीकेशन में चला सकता है। एक मिनट, मतलब मैं एक ही प्रोग्राम में जावा और पाइथन का कोड एक साथ चला सकता हूँ? जी हाँ। ये तो कमाल है, लेकिन क्या असल में कंपनियां ऐसा करती हैं? ये प्रैक्टिकल है या अभी सिर्फ एक थ्योरी है? ये बिल्कुल प्रैक्टिकल और बहुत पावरफुल भी। सोचिए, आपकी कंपनी का मेन एप्लीकेशन जावा में बना है, जो बहुत मजबूत और स्केलेबल है। ठीक है। लेकिन आपको इसमें एक मशीन लर्निंग का मॉडल जोड़ना है, जिसके लिए सबसे अच्छी लाइब्रेरीज पाइथन में है। हाँ, वो तो है। पहले आपको एक अलग पाइथन सर्विस बनानी पड़ती, फिर इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन सेट करना पड़ता, जो काफी झंझट का काम है। सही बात है। ग्रेमियम के साथ आप सीधे अपनी जावा एप्लीकेशन से पाइथन लाइब्रेरी को कॉल कर सकते हैं, जैसे वो जावा का ही हिस्सा हो। ये भाषाओं की दीवारों को तोड़ देता है। तो इसका मतलब ये है कि जावा अब सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि एक पूरे इकोसिस्टम का एक तरह से मैनेजर बन रहा है। बिल्कुल, जहां अलग-अलग भाषाओं की बेस्ट चीजें एक साथ काम कर सकती हैं। ये तो गेम चेंजर हो सकता है। और ये तो ग्रालवीएम का सिर्फ एक पहलू है। इसका दूसरा और शायद इससे भी बड़ा फायदा है अहेड ऑफ टाइम या एओटी कंपाइलेशन। बीओटी कंपाइलेशन? जी, पारंपरिक जावा एप्लीकेशंस को स्टार्ट होने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि वो रन टाइम पर कोड को ऑप्टिमाइज करती हैं। ग्रालवीएम कोड को पहले से ही नेटिव मशीन कोड में कंपाइल कर सकता है। और उसका फायदा? उसका नतीजा, एप्लीकेशन मिलीसेकंड्स में स्टार्ट होती है और मेमोरी भी बहुत कम इस्तेमाल करती है। माइक्रो सर्विसेज और सर्वलेस की दुनिया के लिए जहां तेजी ही सब कुछ है, ये एक वरदान जैसा है। आपने मशीन लर्निंग का जिक्र किया और हमारे सोर्सेज में भी ये पॉइंट है कि जावा अब इस फील्ड में भी अपनी जगह बना रहा है, जहां पारंपरिक रूप से पाइथन का ही दबदबा रहा है। जी। लेकिन सवाल ये है कि कोई जावा को एमएल के लिए क्यों चुनेगा, जब पाइथन में इतना बड़ा और मैच्योर इकोसिस्टम पहले से मौजूद है? ये बहुत वैलिड सवाल है। कोई भी पाइथन को उसकी जगह से हटाने की कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन उन बड़ी कंपनियों के बारे में सोचिए जिनके खरबों का बिजनेस बड़े बड़े जावा सिस्टम्स पर चल रहा है, बैंकिंग, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स। हाँ, सही है। उनके लिए अपने मौजूदा हाई परफॉर्मेंस जावा सिस्टम में सीधे मशीन लर्निंग मॉडल को इंटीग्रेट करने के बहुत फायदे हैं। मतलब लेटेंसी कम हो जाती है। बिल्कुल। डीप लर्निंग 4J और ट्रिब्यू जैसी लाइब्रेरीज अब यही करने की सुविधा देती हैं। आपको डेटा को एक सिस्टम से दूसरे में भेजने की जरूरत नहीं, आपको लेटेंसी की चिंता नहीं। आप जावा की स्केलेबिलिटी का फायदा उठाते हुए एआई को अपने कोर सिस्टम का हिस्सा बना सकते हैं। मतलब ये बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स जैसा है, जावा का परफॉर्मेंस और एआई की इंटेलिजेंस एक ही जगह पर। एग्जैक्टली। ये तो काफी पावरफुल कॉम्बिनेशन है। अब टेक्नोलॉजी से जुड़े दो और जरूरी पहलुओं पर आते हैं, सुरक्षा और सस्टेनेबिलिटी। ये दोनों ही आजकल बहुत अहम हो गए हैं। सुरक्षा तो हमेशा से जावा का एक कोर पिलर रहा है। इसका आर्किटेक्चर, सैंडबॉक्सिंग मॉडल, ये सब इसे शुरू से ही काफी सुरक्षित बनाते हैं। और नए वर्जन में? हर नए वर्जन में जावा सिक्योरिटी मैनेजर और क्रिप्टोग्राफी से जुड़े एपीआईज को और मजबूत किया जाता है। लेकिन जो नया और दिलचस्प ट्रेंड उभर रहा है वो है इको फ्रेंडली जावा का। इको फ्रेंडली कोड, ये सुनने में थोड़ा मार्केटिंग जैसा लगता है। मेरा मतलब, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ग्रीन कैसे हो सकती है? मैं समझती हूँ ये ऐसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे ठोस टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब है एफिशिएंसी। अच्छा, एफिशिएंसी। सोचिए गूगल, अमेज़न या नेटफ्लिक्स के डेटा सेंटर्स के बारे में, जहां लाखों सर्वर चल रहे हैं। अगर आपका सॉफ्टवेयर ज्यादा एफिशिएंट है, यानी वो कम सीपीयू पावर और कम मेमोरी का इस्तेमाल करता है, तो वो सर्वर कम बिजली की खपत करेंगे। और जब आप इसे लाखों सर्वर के स्केल पर देखते हैं तो ये बहुत बड़ी एनर्जी सेविंग होती है। जावा में जस्ट इन टाइम कंपाइलर और गार्बेज कलेक्टर में लगातार सुधार किए जा रहे हैं, ताकि वो कम से कम रिसोर्स में ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। तो ग्रीन सॉफ्टवेयर का मतलब है एफिशिएंट सॉफ्टवेयर। बिल्कुल। और जावा इस दिशा में काफी काम कर रहा है। वाह, ये तो एक बिल्कुल नया नजरिया है। चलिए अब गियर बदलते हैं और कुछ खास टूल्स और फ्रेमवर्क्स पर आते हैं जिनका जिक्र हमारे सोर्सेज में प्रमुखता से है। जी। सबसे पहले स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ये तो जावा की दुनिया का एक तरह से दादाजी है ना?
हाँ, दादाजी कह सकते हैं, लेकिन एक ऐसे दादाजी जो रोज जिम जाते हैं। स्प्रिंग आज भी एंटरप्राइज जावा की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन ये बदल गया है काफी। बहुत। ये वो पुराना भारी भरकम स्प्रिंग नहीं है। स्प्रिंग बूट के आने से सब कुछ बदल गया। इसने कॉन्फ़िगरेशन के झंझट को लगभग खत्म कर दिया। हाँ, वो XML फाइल्स। एग्जैक्टली। अब डेवलपर्स मिनटों में प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन बना सकते हैं। और आज इसका पूरा इकोसिस्टम है। स्प्रिंग क्लाउड, स्प्रिंग सिक्योरिटी, स्प्रिंग डेटा, ये इसे क्लाउड नेटिव डेवलपमेंट के लिए एक वन स्टॉप शॉप बनाता है। तो स्प्रिंग ने भी खुद को क्लाउड के लिए पूरी तरह से बदल लिया है। लेकिन एक नया नाम जो बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है वो है क्वार्कस। क्वार्कस, हाँ। इसे सुपरसोनिक सब एटॉमिक जावा कहा जाता है। ये क्या खास करता है? क्वार्कस एक बिल्कुल नई सोच का नतीजा है। इसे खास तौर पर कुबरनेटिस और सर्वरलेस जैसी नई दुनिया के लिए बनाया गया है। अच्छा। इसकी सबसे बड़ी खासियत है ग्राल वीएम के साथ इसका गहरा इंटीग्रेशन। नतीजा, जैसा हमने पहले बात की थी, अविश्वसनीय रूप से तेज स्टार्टअप टाइम और बहुत कम मेमोरी का इस्तेमाल। कितना तेज? एक ट्रेडिशनल जावा फ्रेमवर्क जहां सेकंड्स में स्टार्ट होता है, क्वार्कस मिली सेकंड्स में हो जाता है। अगर क्वार्कस इतना तेज और हल्का है तो क्या डेवलपर्स को स्प्रिंग बूट जैसी पुरानी स्टेबल टेक्नोलॉजी को छोड़ देना चाहिए? इसमें ट्रेड ऑफ्स क्या हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं होती। स्प्रिंग का सबसे बड़ा फायदा है उसका विशाल मैच्योर इकोसिस्टम और सालों से बना हुआ कम्युनिटी सपोर्ट। मतलब आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑनलाइन मिल जाएगा? बिल्कुल। क्वार्कस नया है, लेकिन वो मॉडर्न क्लाउड की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें लाइव रीलोड जैसे फीचर्स हैं जो डेवलपर को बहुत पसंद आते हैं। जहां कोड में बदलाव करते ही उसका असर तुरंत दिखने लगता है। हाँ, तो चुनाव प्रोजेक्ट की ज़रूरत पर निर्भर करता है। अगर आप एक सर्वरलेस फंक्शन बना रहे हैं तो क्वार्कस शायद बेहतर चॉइस है। अगर आप एक बड़ा कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज सिस्टम बना रहे हैं तो स्प्रिंग का मैच्योर इकोसिस्टम आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस दे सकता है। बिल्कुल सही। मतलब सही टूल को सही काम के लिए चुनना जरूरी है। एक और टूल जिसका नाम डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस में हर जगह सुनाई देता है वो है अपाचे काफका। अपाचे काफका, जी। जावा इकोसिस्टम में इसका क्या रोल है? अपाचे काफका मॉडर्न डेटा आर्किटेक्चर का, आप कह सकती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बन गया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसे एक बहुत ही हाई स्पीड, भरोसेमंद मैसेजिंग सिस्टम की तरह समझें। जब आपके सिस्टम के अलग अलग हिस्सों को एक दूसरे से रियल टाइम में बात करनी होती है और बहुत सारा डेटा एक्सचेंज करना होता है तो काफका बीच में आता है। कोई उदाहरण? जैसे एक ई-कॉमर्स साइट पर जैसे ही कोई ऑर्डर प्लेस होता है, वो इवेंट काफका में चला जाता है। फिर वहां से पेमेंट सर्विस, इन्वेंट्री सर्विस, शिपिंग सर्विस, सब उस इवेंट को सुनकर अपना अपना काम करते हैं। तो ये अलग अलग माइक्रो सर्विसेज को आपस में जोड़ने का काम करता है, वो भी रियल टाइम में। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। चूंकि काफका खुद जावा में लिखा गया है, इसका जावा के साथ इंटीग्रेशन बहुत ही स्मूथ और नेचुरल है। तो हमने टेक्नोलॉजी, ट्रेंड्स और टूल्स की बात की। अब इन सब का इंडस्ट्री पर क्या असर हो रहा है, इस पर आते हैं। जैसे कि रिमोट वर्क, जो अब एक नॉर्मल बात हो गई है। जी। इसका जावा डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ा है? रिमोट वर्क ने कोलैबोरेशन टूल्स के महत्व को बहुत बढ़ा दिया है। अब डेवलपमेंट एक कमरे में बैठकर नहीं होता, बल्कि दुनिया भर में फैली टीमें मिलकर करती हैं। तो गिटहब, गिटलैब जैसी चीजें? हाँ, ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम और क्लाउड आधारित आईडीज अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गए हैं। CI/CD पाइपलाइंस अब हर प्रोफेशनल प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड हिस्सा है। ये सब मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि डेवलपर चाहे कहीं भी हो, कोड की क्वालिटी बनी रहे। हमारे सोर्सेज में डेवलपर एक्सपीरियंस या डेवएक्स पर भी बहुत जोर दिया गया है। ये अचानक इतना बड़ा बज़वर्ड क्यों बन गया है? क्योंकि कंपनियां समझ गई हैं कि टेक्नोलॉजी की लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार उनके डेवलपर्स हैं। अगर आपके डेवलपर्स खुश हैं, बिल्कुल, प्रोडक्टिव हैं, तो बेहतर सॉफ्टवेयर बनाएंगे और आपकी कंपनी में टिके रहेंगे। बिल्कुल। डेवलपर एक्सपीरियंस का मतलब है हर वो चीज जो एक डेवलपर की जिंदगी को आसान बनाती है। आसान सेटअप, बेहतरीन डॉक्यूमेंटेशन, फास्ट बिल्ड टाइम्स, इंटेलिजेंट आईडीज। ये अब सिर्फ एक अच्छी बात नहीं बल्कि एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है। एग्जैक्टली। और आखिर में ओपन सोर्स की भूमिका, ये जावा के लिए कितना महत्वपूर्ण है? ये जावा के सर्वाइवल और उसकी ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण है। एक समय था जब जावा सन माइक्रोसिस्टम्स और फिर ओरेकल की प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी थी। हाँ। लेकिन आज जावा का कोर डेवलपमेंट ओपन JDK प्रोजेक्ट के तहत होता है, जो पूरी तरह से ओपन सोर्स है।
Oracle, Red Hat, Google, Amazon और हजारों इंडिपेंडेंट डेवलपर्स मिलकर इसमें योगदान करते हैं। तो ये किसी एक कंपनी की जागीर नहीं रही? बिल्कुल नहीं। अडॉप्ट OpenJDK जैसे प्रोजेक्ट सबको मुफ्त और भरोसेमंद जावा रन टाइम उपलब्ध कराते हैं। ये सहयोगी भावना ही जावा की असली ताकत है। तो कुल मिलाकर अगर हम अपने सोर्सेज की सारी जानकारी को एक साथ देखें तो तस्वीर साफ है। जावा का भविष्य काफी उज्जवल और डायनामिक दिख रहा है। ये अब वो पुराना मोनोलिथ नहीं है। क्लाउड नेटिव डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट लूम, GraalVM, मशीन लर्निंग में बढ़ती भूमिका और इको फ्रेंडली प्रथाओं पर ध्यान, ये सब मिलकर जावा को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की रेस में मजबूती से बनाए हुए हैं। बिल्कुल सही कहा। संक्षेप में कहें तो जावा सिर्फ जिंदा नहीं है बल्कि फल फूल रहा है। ये टेक्नोलॉजी के बड़े बदलावों के साथ खुद को ढाल रहा है और कई मामलों में उन्हें लीड भी कर रहा है। और इसकी निरंतर प्रगति के पीछे कॉर्पोरेट इनोवेशन और एक मजबूत ओपन सोर्स समुदाय दोनों का हाथ है। बिल्कुल, ये संतुलन ही इसे आने वाले कई सालों तक रेलेवेंट बनाए रखेगा। आज की इस पूरी बातचीत से एक विचार मन में आ रहा है। हमारे सोर्सेज में जावा के एफिशिएंट होकर इको फ्रेंडली बनने की बात की गई, जो कि एक तकनीकी सुधार का गैर तकनीकी फायदा है। जी, ये सोचने पर मजबूर करता है कि जैसे जैसे सॉफ्टवेयर हमारी दुनिया के हर पहलू में घुसता जा रहा है, भविष्य में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और उनकी कम्युनिटीज को सिर्फ तकनीकी उत्कृष्टता के बारे में नहीं सोचना होगा। मतलब उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। हाँ, उन्हें शायद और भी गैर तकनीकी जिम्मेदारियों जैसे कि उनके कोड का पर्यावरणीय प्रभाव, नैतिक पहलू या समाज पर असर के बारे में भी सोचना पड़ेगा। क्या भविष्य का सबसे अच्छा डेवलपर वो होगा जो सबसे एफिशिएंट कोड के साथ साथ सबसे जिम्मेदार कोड भी लिखे?